नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेज में मैं मोनू खोवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने अभी जो लास्ट वीडियो की थी उसके अंदर हमने एक थिंकर पढ़ा था जिसका नाम था मैकावली। दोस्तों, आज हम एक नेक्स्ट थिंकर की बात करते हैं जिसका नाम है थॉमस होब्स। होब्स जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर है दोस्तों, और होब्स के साथ आपके दो थिंकर और साथ में लगते हैं। जैसे हम बात करें होब्स, इसके बाद आएगा आपका जॉन लॉक, और जॉन लॉक के बाद आएगा आपका रूसो। तो ये तीन थिंकर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इनको समझते हैं। पहले समझेंगे इनके बैकग्राउंड किस तरीके से रहा और सारी चीज़ें, और उसके बाद इसने किस किस तरीके की इसकी फिलोसफी रही उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है इसकी बर्थ की। तो बर्थ कब होता है इसका? 5 अप्रैल 1588 के अंदर। और कहाँ होता है? मेलम्सबेरी। और ये है कहाँ दोस्तों? तो आप कहोगे ये है यूके के अंदर। तो दोस्तों, इसका जन्म जो होता है वो होता है यूके के अंदर। तो अब दोस्तों बात आती है कि इसके जन्म के टाइम पे क्या चीज़ें रही, और इसके जन्म पे टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है अलग अलग टाइप की। कैसे? देखिएगा, जब इसका जन्म हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे यूके के अंदर एक तो प्रोटेस्ट धर्म था और एक था कैथोलिक। इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा था, 30 वर्षीय युद्ध। अब इन दोनों की यदि हम बात करें तो चीज़ों को समझना ये है क्या दोस्तों। यदि हम बात करें कैथोलिक लोग वो थे जो किसको मानते थे? चर्च को। और जो लोग प्रोटेस्ट के धर्म के थे वो लोग किसको मानते थे? डेमोक्रेसी को। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या चल रहे थे? वॉर। और ये वॉर कितने साल तक चला? 30 साल तक। और 30 साल तक ये वॉर चला दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहा गया? 30 वर्षीय युद्ध। बात क्लियर हुई? तो पहला वॉर चल रहा था किस किस के बीच में? कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच में। और था क्या मामला? बस यही था कि यहाँ के लोग चाहते थे डेमोक्रेसी, लेकिन कुछ यहाँ के जो प्रिविलेज या विशेषाधिकार के कुछ लोग होते हैं वो क्या चाहते थे? यहाँ पे राजतंत्र। तो उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, और इसी टाइम पे जन्म होता है इसका। लेकिन इसके टाइम पे जब इसका जन्म हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट पे, तब उस टाइम क्या हुआ? जब यूके ने, स्पेन की जो सेना थी उसने यूके पे आक्रमण कर दिया दोस्तों, और इसको बोला जाता है अर्माडा का युद्ध। तो आपसे पूछा जाए अर्माडा का युद्ध क्या है, तो दोस्तों क्या हुआ था? स्पेन की सेना ने अटैक कर दिया था किसके ऊपर? यूके के ऊपर। और कब किया था? जब जन्म हुआ किसका? होब्स का। तो आप दोस्तों इन चीज़ों को देखते हुए आपके मन में कुछ बात आ रही होगी कि इसका जो जन्म हुआ उस टाइम पे चीज़ें किस प्रकार की रही होंगी। तो हम ये कह सकते हैं, आप खुद सोच के देखो, जब आपका जन्म हो रहा है तो उस टाइम पे वॉर चल रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ, तो आपका जो जन्म होगा किस सिचुएशन में हो रहा है? तो आप कहोगे सर सिचुएशन तो बहुत ख़राब होगी वहाँ की, जब युद्ध चल रही है। और सिचुएशन ख़राब होगी तो इसीलिए होब्स कहता है, एक कोटेशन आता है एग्ज़ाम के अंदर कि मैं और मेरा भाई दोनों हम क्या हैं? जुड़वा भाई है। तो ये बात किसने कही थी? होब्स ने। और किसके लिए कही थी? खुद के लिए। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कंडीशन यही थी, क्योंकि उसके जन्म से पहले भी वहाँ पे युद्ध चल रहा था, और जब हम बात करें उसके जन्म हुआ उस टाइम भी वॉर चल रहा था, और उसके जन्म के बाद भी उसके अंदर क्या चल रही थे? वॉर, युद्ध चल रहा था। तो इसीलिए कहा गया कि मैं और मेरा भाई दोनों क्या है? जुड़वा भाई है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, अब इस तरीके की स्थिति के अंदर इसका जन्म होता है, तो इसकी सीधी सी बात एक ही है, ये समाज में क्या लाना चाहता है? शांति स्थापित करना चाहता है। और दूसरी चीज आत्म संरक्षण, खुद का संरक्षण करना और जो लोग हैं इनका संरक्षण करना, यही इसके जीवन का क्या था? उद्देश्य था। तो अब जीवन का उद्देश्य क्या होगा? जैसी परिस्थिति होंगी उसी के हिसाब से विचार होंगे, और उसी हिसाब से क्या होगी? इसकी फिलोसफी बनेगी। अब बात करते हैं, देखो इसके बचपन के टाइम में क्या हुआ? यूके के अंदर किंग था, राजा था, और ये राजा कौन था? जेम्स फर्स्ट। और ये क्या था? पूर्ण सत्तावादी राजा था। पूर्ण सत्तावादी मतलब ये होता है कि सारी की सारी पावर इस राजा के अंदर दी गई थी। तो ये मामला था इसके जन्म पे टाइम पे जो किंग था। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक थी, ये पब्लिक चाहती क्या थी? ये पब्लिक चाहती थी यहाँ पे डेमोक्रेसी। ये पब्लिक चाहती थी यहाँ पे लोकतंत्र आए। लेकिन फिर इनके बीच में युद्ध चला। वो युद्ध भी हम बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको गौरवमय क्रांति बोलते हैं। इससे पहले देखिए दोस्तों क्या हुआ, 1629 और 31 ये 2 साल तक अपने स्टूडेंट के साथ एक एजुकेशनल टूर पे गया, एक शैक्षणिक भ्रमण पे जाता है। ये होता क्या है? तो यहाँ पे यूक्लिड, आपने सुनी होगी यूक्लिड विभाजन, और यहाँ पे ज्योमेट्री, इसके अंदर हम ज्यामितीय चीज़ें पढ़ते हैं जिसके अंदर आपकी ट्रायंगल वगैरह आती है सारी की सारी। तो उन चीज़ों को इसने यहाँ पे देखा,
और देखने के बाद इसने कहा कि इनका यूज हम हर एक फील्ड के अंदर कर सकते हैं। ये बात कही किसने? होब्स ने। अब इसने क्या किया, इसको फर्स्ट टाइम यूज किया किसके अंदर? साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर। और दूसरे में किसमें के अंदर किया? पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसने यूज किया। और जब इसने यूज किया तो इसने बताया कि इन चीज़ों का यूज हम हर जगह कर सकते हैं। और इसीलिए इसको 1632 में एक उपाधि दी गई। और उपाधि क्या दी गई? साइंटिफिक मेटेरियलिज्म के फादर कहा गया इसको, मतलब वैज्ञानिक भौतिकतावाद का पिता कहा गया। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी चीज़ आ चुकी हैं। पहली यदि मैं बात करूं, दर्शन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे प्लेटो को। दूसरी हम बात करें, राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे अरस्तु को। तीसरी चीज आपने देखी, यदि हम बात करें कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे मैकावली को, कल हमने बात की थी। और चौथे नंबर पे यदि हम बात करें कि वैज्ञानिक भौतिकतावाद का पिता कौन है? तो आप कहोगे वो कौन है? होब्स। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी चीज़ आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो हम ये चीज़ साथ के साथ पढ़ते जा रहे हैं कि इसको कब और क्यों ऐसा कहा गया है। अब आगे बढ़ते, देखो इसको उपाधि मिल गई किसकी? वैज्ञानिक भौतिकतावाद के पिता की। अब क्या चीज़ें हुई देखिए, 1648 में यहाँ पे क्रांति होती है, कौन सी? गौरवमय क्रांति। और कहा जाता है कि ये रक्तहीन क्रांति थी। और क्या था इस क्रांति के अंदर? इस क्रांति के अंदर जो आपका मोनार्की थी, जो आपका राजतंत्र था, उसको खत्म करके यूके के अंदर क्या लेके आए थे लोग? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को लाया गया था। और अब आपको एक चीज पता है, जो ये होब्स है, ये किसको समर्थन करता है? तो आप कहोगे होब्स समर्थन करता है सर मोनार्की को। अब जैसे कि आप जानते हो ये मोनार्की को समर्थन करता है, और जैसे ही यहाँ डेमोक्रेसी आती है, और डेमोक्रेसी आती है तो दोस्तों जितने भी मोनार्की को सपोर्ट करने वाले थे सबको उठा के जेल में डाला जाने लग गया। और ये इसी से बचता हुआ यूके से भाग जाता है, कहाँ पे? फ्रांस में। और दोस्तों 11 साल तक ये रहता है यहाँ से बाहर। अब हो सकता है किसी को गौरवमय क्रांति का ना पता हो, ये भी सुन लो थोड़ा सा क्या मामला है। एक मैरी सेकंड थी, और इनके हस्बैंड को, विलियम सेकंड को यहाँ पे क्या बनाया गया था? पीएम, प्रधानमंत्री बनाया गया था। और क्या लेके आए थे लोग? डेमोक्रेसी लेके आए थे। तो बस बात यही है कि जो गौरवमय क्रांति, इसमें क्या किया गया था? सिर्फ एक ही बात थी, राजतंत्र को खत्म करके इसमें क्या लाया गया था? लोकतंत्र। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब जैसे ही आया लोकतंत्र तो मोनार्की के जो लोग थे उनके साथ दिक्कत होनी शुरू होगी। तो क्या किया इसने? यूके से भाग के कहाँ चला गया? फ्रांस। और जब दोस्तों ये फ्रांस जाता है तो 11 साल यहाँ रहता है। और यहाँ 11 साल रहा तो इसने एक बुक लिखी जिसको हम बोलते हैं लेवियाथन बुक लिखी इसने। और कब लिखी? 1651 में। ठीक है दोस्तों। अब इस बुक में इसने लिखा क्या? कई बार पूछी जाती हैं ये बातें, तो देखिए क्या था। तो पहली चीज तो इसने इसके अंदर लिखी डिवाइन राइट्स थ्योरी, जो राजा का दैवीय अधिकार है। क्या चीजें होती हैं राजा का दैवीय अधिकार? तो दोस्तों सुनो इस बात को, जो आपके परंपराओं में जो चीजें चली आ रही हैं और राजा को जो आपने पावर दे रखी है, वो सारी की सारी शक्तियां कही जाती है राजा की दैवीय शक्तियां हैं। और राजा भगवान का रूप है। आप पढ़ोगे, जब आपने पढ़ा है अगनसुत, इसके अलावा दोस्तों आपने पढ़ा है कौटिल्य, इसके अलावा आपने पढ़ा है मनु, तो वो एक राजा को सारी की सारी पावर देते हैं और कहते हैं राजा के अंदर 6 प्रकार के गुण होने चाहिए। यम, अरुण, वरुण, अग्नि, इस तरीके के 7-8 हैं जो चीज़ें होती हैं। और कहते हैं ये जो राजा है ना, ये राजा, इसको दैवीय अधिकार का मतलब क्या है कि जो राजा है ना वो किसका रूप है? भगवान का रूप है। ये बात कही जाती है राजा की दैवीय अधिकार के अंदर। दैवीय अधिकार मतलब देवों का रूप है ये, और जो इसको अधिकार मिले वो सारे के सारे कौन से हैं? भगवान को जो अधिकार मिले गए हैं। तो हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इस भाई साहब ने क्या किया? इस सिस्टम का इस बुक के अंदर विरोध कर दिया। पहला इसने गलत काम किया इसके अंदर ये। दूसरी चीज इसने क्या की? जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, उसका भी इसने विरोध किया इस बुक के अंदर। और तीसरी चीज क्या थी? पोप तंत्र का भी इसने विरोध किया। तो दोस्तों जब आप देखोगे यूके फ्रांस के अंदर यदि हम बात करें तो पहले यहाँ पे क्या था? डिवाइन राइट्स थ्योरी। जब इसने ये बात कही तो सारे राजा इसके खिलाफ हो गए जितने भी थे। जब इसने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की आलोचना की, विरोध किया, तो क्या हुआ? जितने ये लोग थे ये भी इसके खिलाफ हो गए। और जब हम पोप तंत्र की बात करें तो जितने भी चर्च वाले लोग थे वो सारे के सारे इसके खिलाफ हो गए। अब मामला क्या हुआ दोस्तों, जब ये फ्रांस में था तो फ्रांस में क्या चलता था? पोप तंत्र।
तो इन्होंने देखा ये हमारे विरोधी बोल रहा है और ये हमारे यहाँ रह रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ से निकाल दिया। और जब इसको यहाँ से निकाला गया होब्स को, तो इसके साथ दिक्कत ये थी कि वापस भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे क्या चल रही थी, प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो उसके खिलाफ भी इसने विरोध लिखा हुआ था, विरोध में चीज़ें कि ये भी बेकार है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो दोस्तों इसके साथ दिक्कत हुई, जाऊँ कहाँ, तो इसने क्या किया, यहाँ से एक लेटर लिखा इसने फ्रांस से, कहाँ, यूके में एक थी सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल, जिसको आप बोलते हो एक परिषद थी, काउंसिल ऑफ परिषद बोल सकते हो, सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल बोल सकते हो। उसको इसने एक लेटर लिखा कि मैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करूँगा, जो मैंने चीज़ें की है उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं यहाँ यूके के अंदर आना चाहता हूँ। तो इन्होंने एक ही शर्त पे इसको बुलाया गया कि आ सकता है, लेकिन लोगों से दूर रहेगा और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हुई। तो दोस्तों ये वापस आ जाता है वहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, बीच में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, फिर दोबारा से मोनार्की आती है वहाँ। जब मोनार्की आती है तो इसको पद भी दिया जाता है, ये उनके साथ काम भी करता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वो राजतंत्र खत्म हो गए, दोबारा से लोकतंत्र आ जाता है। और जब लोकतंत्र आता है तो फिर ये आराम से बैठ के जाके अपना क्या काम करता है, सिर्फ राइटिंग पे वर्क करता है, फिर सिर्फ काम करता है लिखने का, फिर ये बाद में कोई बात नहीं छेड़ता ऐसी। तो दोस्तों यही थी इसकी कहानी। और 4 दिसंबर 1679 में इसकी डर्बीशायर के अंदर, यूके के अंदर इसकी हो जाती है डेथ। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने इसका बताया कि इसकी लाइफ कैसी रही, इसलिए जीवन में किन किन पड़ावों को देखा, किस तरीके की लाइफ रही इसकी, सारी बातें हमने की। अब बात आती है इसकी फिलोसफी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। देखिए अब बात आती है फिलोसफी। तो सबसे पहली आती है वैज्ञानिक भौतिकतावाद, जो इसने दिया है। ये है क्या, हमने ये तो देख लिया इसने दिया और कहा हर जगह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो साइकोलॉजी में कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, और कहता है हर जगह कर सकते हैं। तो ये मामला क्या है, सुनो। ये कहता है कोई भी चीज़ होती है ना, जब हम वैज्ञानिक भौतिकतावाद का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, तर्कपूर्ण चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ें साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक होती है। और तीसरी क्या होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच। बोला यदि आपको दुनिया की व्याख्या करनी है तो आपको इस तरीके से व्याख्या करनी पड़ेगी, और यदि आप इस तरीके से व्याख्या करते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक भौतिकतावाद। बात समझ में आई दोस्तों। यदि हमें किसी भी चीज़ की व्याख्या करनी है तो उसमें पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, वो तर्कपूर्ण होनी चाहिए। दूसरी चीज़ वो वैज्ञानिक पद्धति को मानती हो, और तीसरी चीज़ क्या, वो प्रैक्टिकल हो। यदि ये तीनों चीज़ें हैं तो वो क्या है, एक वैज्ञानिक भौतिकतावाद। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात आती है मानव स्वभाव की। अब मानव स्वभाव की बात करें तो ये कहता है ये नेगेटिव है, नकारात्मक है, ग्रीडी है, लालची है, सेल्फिश है, जो खुद के बारे में सोच रहा है। तो दोस्तों यहाँ ह्यूमन नेचर इसने क्या बताया, जो ह्यूमन का नेचर है, मानव स्वभाव है, वो क्या है, नेगेटिव है। तो दोस्तों नेगेटिव है तो देखिएगा आगे, ये कहता है जो ह्यूमन कंडीशन है, जो नेचुरल कंडीशन है ना आपकी, प्राकृतिक अवस्था जो है, वो क्या थी, पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक थी। ना तो उसमें समाज सिस्टम था और ना ही क्या थी, उसमें राजनीतिक थी। क्या, जो आपकी प्राकृतिक अवस्था है, नेचुरल कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कहते हैं व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार का अधिकार था, और वो अधिकार क्या था, शक्ति का। सिर्फ उसके पास पावर थी, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। तो इसके बाद इसने बताया कि प्राकृतिक अवस्था कुछ ऐसी थी, व्यक्तियों के पास पूर्व सामाजिक अवस्था थी, दूसरी चीज़ पूर्व राजनीतिक थी, और क्या था, व्यक्ति के पास केवल एक ही अधिकार था, शक्ति। अब क्या होता था यहाँ पे, जो नेचुरल कंडीशन थी, प्राकृतिक अवस्था थी, लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, संघर्ष विद्यमान था यहाँ, संघर्ष। शक्ति थी, हर कोई चाहता था पावर पाना, हर कोई चाहता था कि हर एक चीज़ पे मेरा अधिकार हो। तो यही चीज़ें चल रही थी। और कहता है इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो क्या है दोस्तों, सामाजिक समझौता। ये सामाजिक समझौता है क्या, इसको हम समझेंगे, पहले देखते हैं एक बार ये सामाजिक समझौता होगा कैसे। तो ये कहता है ये प्राकृतिक विधि के द्वारा होगा। ये प्राकृतिक विधि क्या है ये भी हम समझेंगे। और ये कहता है ये किसके ऊपर बेस होगा, तो ये कहता है ये होता है मानव विवेक के ऊपर आधार। तो आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी समझौता कैसे होगा, तो कहता है प्राकृतिक विधि का प्रयोग करके। और यदि पूछे इसका बेस क्या होगा, तो बेस किसको बताया, मानव विवेक के आधार को। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब सामाजिक समझौता क्या हुआ, सुनो बात। क्या करता है, ये सारे जितने भी लोग थे इन सभी को इकट्ठा कर लिया इसने, इस तरीके से ये सारे लोग इकट्ठे कर लिए इसने। अब ये एक बात कहता है होब्स, ये कहता है प्राकृतिक जो कंडीशन है ना वो क्या थी, लोगों के पास शक्ति थी और सबके पास क्या चीजें चल रही थी, तो आप कह रहे हो संघर्ष था लोगों के अंदर, है ना। तो ये कहता है किस तरीके से समझौता होगा, तो इसने कहा कि ये चीज हम क्या करेंगे, विवेक पे डिपेंड करेगी चीज, लेकिन प्राकृतिक विधि का ही प्रयोग करेंगे। ये होती क्या है, सुनना बात। ये कहता है जब कहीं भी लड़ाई होती है ना, जब लड़ाई होती है तो सारे के सारे लोग एक जैसे नहीं होते, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा, वो कहेगा नहीं भाई लड़ाई मत करो, बंद करो इस चीज को। तो ऐसा व्यक्ति आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो होब्स ने कहा जब हम इन सबको इकट्ठा करेंगे तो हमें वही व्यक्ति ढूंढना है जो ऐसी बातें करता हो। मान लो ये व्यक्ति हमें मिल गया, तो दोस्तों इस व्यक्ति को ही उठा के हम क्या बना देंगे, किंग। बात समझ में आई, क्या समझौता हुआ, समझौता होते ही क्या बना दिया, किंग। और किसको उठाया, विवेक के आधार पे, और विवेक कैसा, जिसका अच्छा विवेक था, ठीक है। अब होब्स ने क्या किया, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो इस कॉन्ट्रैक्ट से तीन चीजें निकल के आई। जैसे ही समझौता हुआ ना, क्या बना, किंग बन गया, राजा बना यहाँ पे, दूसरी सरकार बनी, और तीसरा क्या बन गया, राज्य। तो तीन चीज यहाँ पे बनती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। यदि हम समझौते की बात करें तो समझौते के बाद तीन चीज बनती है, पहला किंग राजा, दूसरी गवर्नमेंट और तीसरा स्टेट। तीन चीज बनती है। अब जो ये होब्स का स्टेट बना है, ये राज्य बना है, ये कैसा होगा, तो कहा जाता है यांत्रिक अवधारणा होगी, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर क्या, उदारवाद और उपयोगितावाद के दर्शन देखने को हमें मिलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उदारवाद की जो दार्शनिक जो विधि है या दार्शनिक चीजें हमें देखने को मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, तो मिलती है हमें होब्स में है। लेकिन यहाँ पे इसको उदारवाद का पिता क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि जो ये राजा है, इस राजा को ये पूर्ण सत्तावादी बनाता है। पूर्ण सत्तावादी मतलब पूरी की पूरी पावर इसको दी गई है, और इसीलिए इसको क्या नहीं माना जाता, उदारवाद का पिता। लेकिन उदारवाद के जो दर्शन है, फिलोसफी है, वो किससे मिलती है, हमें होब्स से मिलती है। अब एक चीज देखो दोस्तों, जब ये समझौता हुआ ना, इस समझौते में क्या किया, एक व्यक्ति को उठा के क्या बना दिया, किंग। लेकिन यहाँ पे जो ये लोग हैं, जितने भी बचे हैं लोग, इन सभी लोगों ने क्या किया, अपने सारे के सारे अधिकार किसको दे दिए, इस किंग को दिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनके पास जितनी भी पावर थी, शक्ति थी, वो सारी की सारी किसको दे दी, किंग को। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये बात आपको पूरी समझ में आई होगी किस तरीके से काम हुआ है। तो ये कहता है यदि ये नेगेटिव है और इनके लिए एक ऐसे राजा की जरूरत है जो क्या हो, पूर्ण सत्तावादी हो, जिसके अंदर पूर्ण तरीके से हम सारे की सारी पावर दें, वरना लोग कभी भी इसका कहना नहीं मानेंगे। तो इन लोगों को रोकने के लिए, इनको ठीक करने के लिए, अच्छे से व्यवस्था बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक पूर्ण सत्तावादी राजा की जरूरत पड़ेगी। और सारे के सारे अधिकार यहाँ किसको दे दिए जाएंगे, राजा को दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात ये है, क्या हम यहाँ पे क्रांति कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात आती है। क्या क्रांति हम कर सकते हैं इस राजा के खिलाफ? तो होब्स कहता है बिल्कुल आप कर सकते हो, आप क्रांति कर सकते हो। लेकिन जैसे ही क्रांति करोगे ना, तो क्रांति होने के बाद आप सिर्फ इकलौते राजा को नहीं हटाओगे, लेकिन जब भी क्रांति करके हटेगा तो राजा नहीं, ये तीनों चीजें ही खत्म हो जाएगी। राजा भी खत्म होगा, सरकार भी खत्म होगी और राज्य भी खत्म हो जाएगा। बोला ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे? कहता फिर हम क्या करेंगे, समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सामाजिक समझौता करेंगे। कैसे करेंगे? प्राकृतिक विधि का प्रयोग करेंगे। किस पे डिपेंड करेगा? मानव विवेक पे करेगा। और फिर दोबारा से हम वही काम करके क्या कर देंगे, एक राजा बना देंगे। बात क्लियर हुई दोस्तों? अब थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं मैं। इससे पूछा गया लिबर्टी के बारे में बताओ आप। लिबर्टी, बोला स्वतंत्रता क्या है ये भी तो बताओ ना, कैसी स्वतंत्रता की बात करते हो? तो ये सीधी सी एक ही बात कहता है, स्वतंत्रता का मतलब ये एक ही कहता है, जब तक विधि मौन है तब तक ही क्या है, स्वतंत्रता है। जब तक राज्य आपको कुछ नहीं कहता तब तक ही आप स्वतंत्र हो। जिस टाइम राज्य आपको प्रतिबंध कर देगा किसी चीज पे, तो आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। तो मतलब ये किस तरीके की स्वतंत्रता की बात करता है? तो ध्यान रखना है, सीमित स्वतंत्रता की ये बात करता है। बात समझ आई दोस्तों?
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर है। एक एक कड़ी मैंने जोड़ने की कोशिश की है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नोट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, देखो फिलोसफी तो इसकी यहीं तक थी। अब बचते हैं इसके बुक और फैक्ट्स। जो इसकी फिलोसफी है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है और उन्हीं से ही क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बनाएगा और सारी की सारी फिलोसफी है वो मैंने आपको कवर कर दी है। तो दोस्तों यदि आपको बहुत अच्छी लग रही है वीडियो या मज़ा आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर रोज़ एक थिंकर ऐसे ही मिलता रहेगा। ठीक है, एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है आपको, अटैम्प्ट अच्छे से देना है। देखिए अब मेन जो चीज़ आ रही है यहाँ, लेवियाथन की यदि मैं बात करूँ तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको जलाया गया था। और जलाया किसने था? तो कार्ल रैंडन एक व्यक्ति है, इसने इसको जलाया था। तो कई बार पूछता है कि लेवियाथन को किसने जलाया, तो नाम बता देंगे किसने, कार्ल रैंडन ने। कहाँ जलाया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जलाया। ठीक है जी। अब बात आती है इसकी बुक्स की बात करें तो जो इसकी फर्स्ट बुक थी दोस्तों, तो फर्स्ट बुक बताई जाती है ये एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचर एंड पॉलिटिक्स। तो फर्स्ट बुक बताई जाती है ये इसकी। इसके अलावा एक बुक हम लेवियाथन पढ़ चुके हैं 1651 के अंदर हमने देखी है। नेक्स्ट डिसीव 1642 में। इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो आप कहोगे सोसाइटी और सिटीजन के बारे में। जो सोसाइटी है, समाज है, और जो सिटीजन जो उसके नागरिक है उनके बारे में वर्णन हमें मिलता है। डी कॉर्पोर ये 1655 की। इसमें किसके बारे में मिलता है? शरीर और मटेरियल के बारे में, कि जो राज्य है वो यांत्रिक है, इन चीज़ों के बारे में बात होती है। नेक्स्ट है डी ह्यूमाइन 1658 में, ये बताती है ह्यूमन नेचर के बारे में। तो ये इसकी बुक है दोस्तों। इन बुकों को मैच करना कई बार आ जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने हर चीज़ आपको यहाँ लिख दी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दोस्तों यहाँ से इनके फैक्ट। जो फैक्ट कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ये लाइन मिलेगी किसने किसको कही, तो बस ये सीधी सी बात है। देखिएगा लेवियाथन की बात करें तो ये समर्पित किसने की? तो ये एक था फ्रांसिस गोडोल्फिन, फ्रांसिस गोडोल्फिन। तो इसको समर्पित की थी क्या? लेवियाथन बुक। अब एक ब्राह्मेल थे, ब्राह्महिल। इसने क्या कहा? जो इसने लेवियाथन में बात की ना, इसको कहता है ये क्या है? सीधे कुत्ते का तमाशा। दूसरी चीज़ कहता है नील नदी भी अपने बहाव, जो तीव्र बहाव है ना, उसके साथ इतना कूड़ा करकट नहीं छोड़ती जितना कि किसने छोड़ा है? इसकी लेवियाथन बुक ने छोड़ा है। तो ये बात किसने कही? ब्राह्महिल ने। नेक्स्ट ये कहता है हरियाली से भरे बगीचे में सूअर भी ऐसा काम नहीं करता जैसा किसने किया? इसके लेखन ने किया है। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों बातें किसने कही है? ब्राह्महिल ने। ठीक है। नेक्स्ट है काउले। इसने क्या कहा? कि इसने कहा कि इससे अतिरिक्त, जो इसने लिखा, इसके अतिरिक्त जो मैम्सबेरी का राक्षस है उससे क्या अधिक आशा की जा सकती है? तो ये बात किसने कही? काउले ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑक्सफोर्ड। ये ऑक्सफोर्ड कौन है? ये कहता है कि जो लेवियाथन इसकी बुक है ना, ये अंग्रेजी साहित्य की कौन सी बुक है? सर्वश्रेष्ठ रचना मानी किसने? ऑक्सफोर्ड ने। डन। नेक्स्ट होब्स का जो राज्य है वो कैसा है? मानव निर्मित संस्था है, दिव्य नहीं। तो दोस्तों याद करो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत 3 चीज़ आई थी। क्या क्या? आप कहोगे किंग आया था, दूसरा गवर्नमेंट आई थी, और तीसरा स्टेट आया था। तो देखो ये स्टेट बनाया गया है ना, पहले से तो नहीं था, तो इसीलिए कहा जाता है जो होब्स का राज्य है वो क्या है? मानव निर्मित है, दिव्य नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ होता है कंप्लीट होब्स। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। यदि दोस्तों आपको मज़ा आ रहा है तो अब चीज़ों को बस पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, या फिर आपको यहाँ पे नंबर भी मिल रहा होगा। जब आप वीडियो को ऑन करोगे उससे पहले ही जो लगा होता है उसके ऊपर नंबर ज़रूर मिलेगा आपको, तो वहाँ से आप कोई दिक्कत आती है तो पूछ भी सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।